जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पहले मिराज 2000 के बारे में। दोस्तों, भारतीय वायुसेना का सबसे भरोसेमंद लड़ाकू विमान जो है फिलहाल, जिसको हम मिराज 2000 के नाम से जानते हैं, अब वो पहले से ज़्यादा समय तक सेवा में रह सकता है। पहले इसे 2035 तक रिटायर करने की योजना थी, लेकिन अब रिपोर्ट्स की बात माने तो ये 2038 से 39 तक उड़ान भर सकता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि एक तरफ हम मॉडर्नाइजेशन की बात अगर कर रहे हैं, तो अचानक ऐसा हो क्यों रहा है? क्या भारतीय वायुसेना के पास नए फाइटर जेट नहीं आ पा रहे हैं, या भविष्य में समस्या बनी रहेगी? और मिराज 2000 को और कितने साल तक उड़ाया जाएगा? इस वीडियो में हम इसी सारी समस्याओं को विस्तार से समझेंगे। देखिए, पहले हम बात करते हैं मिराज 2000 के बारे में। मिराज 2000 निसंदेह भारतीय वायुसेना के सबसे भरोसेमंद लड़ाकू विमानों में से एक है, और इसे डसाल्ट एविएशन की तरफ से बनाया गया है। और भारत ने इसे 1980 के दशक में अपनी वायुसेना में शामिल किया था। ये विमान अपनी हाई स्पीड, सटीक हथियार और अटैक की क्षमता और भरोसेमंद प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं। 1999 के कारगिल युद्ध में भी मिराज 2000 फाइटर जेट ने दुश्मन के ठिकानों पर सटीक बमबारी करके भारतीय सेना की काफ़ी मदद करी थी। अब यहाँ पर पहले योजना ये थी भारत की कि मिराज 2000 को लगभग 2035 तक रिटायर कर दिया जाएगा। लेकिन अब भारतीय वायुसेना अपनी फाइटर फ्लीट को धीरे धीरे बदलने की रणनीति पर काम कर रही है। नई रिपोर्ट्स की बात माने तो मिराज 2000 को 3 से 4 साल और सर्विस में रखा जा सकता है, यानी ये विमान अब 2038 से 2040 तक उड़ान भर सकता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह फैसला किसी कमजोरी की वजह से नहीं, बल्कि एक रणनीतिक योजना का हिस्सा है। दरअसल भारतीय वायुसेना आने वाले वर्षों में कई नए फाइटर जेट को अपने बेड़े में शामिल करने वाली है, जैसे कि तेजस मार्क 1 अल्फा, तेजस मार्क 2 और 114 राफेल फाइटर जेट। लेकिन इन विमानों की पूरी संख्या भारतीय वायुसेना में आने में समय लगेगा, और इसीलिए जब तक नए विमान पूरी तरीके से शामिल नहीं हो जाते, या फिर भारतीय वायुसेना को नहीं लगता कि अब हमारे पास सफिशिएंट नंबर में वो एयरक्राफ्ट है जिनके चलते हम पुराने जेट्स को रिप्लेस कर सकते हैं, तब तक भारतीय वायुसेना मिराज 2000 को सेवा में बनाए रखेगी, और इसको एक समाधान के तौर पर माना जा रहा है। इंडियन एयरफोर्स के प्लान के अनुसार सबसे पहले जो पुराने जैगुआर स्ट्राइक फाइटर्स हैं, इनको धीरे धीरे रिटायर किया जाएगा। इसके बाद लगभग 2034 के आसपास जो मिग 29 यूपीजी की फ्लीट है, इसको चरणबद्ध तरीके से रिटायर किया जा सकता है। आपको बता दें, ये चीज़ जो रिटायर किया जा सकता है वर्ड इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि एंड ऑफ द डे ये भी नंबर्स पर डिपेंड करेगा कि क्या हमारे पास रिप्लेसमेंट है या नहीं। क्योंकि हाल ही में मिग 29 यूपीजी के सेकेंड लाइफ एक्सटेंशन को लेकर के भी बात चल रही थी। लेकिन हो सकता है कि अगर हमारे पास नए फाइटर बड़ी संख्या में हो, तो हम पुराने जेट्स को रिटायर कर सकते हैं, और इनके बाद ही जो मिराज 2000 की बारी है वो आएगी। यानी अभी भारतीय वायुसेना के लिए एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म ये बना रहेगा। मिराज 2000 को भारत ने हाल ही के वर्षों में मिराज 2000-5 स्टैंडर्ड में अपग्रेड किया है। इस अपग्रेड के बाद इसमें हमें आधुनिक रेडार देखने को मिल जाता है, बेहतर एवियोनिक्स देखने को मिल जाते हैं, नए हथियार और बेहतर मिशन क्षमता हमें देखने को मिल जाती है। और यही कारण है कि आज भी ये विमान एक बहुत सक्षम मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट की भूमिका निभा रहा है। मिराज 2000 की सेवा अवधि बढ़ाने में एक बड़ा कारण ये भी है कि फ्रांस की कंपनी जो डसाल्ट एविएशन है, उन्होंने इस विमान के स्पेयर पार्ट्स और तकनीकी सपोर्ट को जारी रखने की पेशकश भी करी है। इसके अलावा दुनिया के कई देशों में जो मिराज 2000 रिटायर हुए हैं, भारत उनसे भी स्पेयर पार्ट्स को कलेक्ट कर रहा है, ताकि विमानों को कुछ और वर्षों तक उड़ाना आसान हो। यानी कुल मिलाकर मिराज 2000 का जो सेवा विस्तार है, ये किसी मजबूरी का संकेत तो नहीं है, लेकिन हाँ, हम कह भी सकते हैं कि भारतीय वायुसेना के पास फिलहाल कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है। भारतीय वायुसेना इसको एक स्मार्ट ट्रांजिशन रणनीति मानती है कि नए फाइटर्स के आने तक भारतीय वायुसेना की ताकत और स्क्वाड्रन संख्या में कोई कमी ना आए, इसलिए ये फाइटर जेट ऑपरेशनल बने रहेंगे। अपनी अगली रिपोर्ट में हम बात करने वाले हैं भारत के ड्रोन इनोवेशन प्रोग्राम के बारे में। आमतौर पर हम लोगों ने पिछले कुछ दिनों में ड्रोन्स को लेकर बहुत चर्चाएं करी हैं, फिर चाहे वो तपस हो, फिर चाहे वो रैफ एम्फीबियर का ड्रोन हो, या फिर हमारे जो आर्चर एनजी हो। लेकिन आपको बता दें कि भारत की प्राइवेट सेक्टर कंपनियों ने जिस हिसाब से काम करना शुरू किया है, वो दिन दूर नहीं है जब ये डिफेंस पीएसयू से कहीं ज़्यादा आगे निकल जाएंगी। देखिए, भारत के ही एक डीप टेक स्टार्टअप आप कह सकते हैं, जिनका नाम एक्वा एयरक्स है, उन्होंने अवतार नाम का एक एम्फीबियस ड्रोन बनाया है। ये एक हाइब्रिड अनमैन सिस्टम है, यानी ये ड्रोन हवा में भी उड़ान भर सकता है और पानी के अंदर भी काम कर सकता है। आसान शब्दों में बात करें तो ये ड्रोन उड़ भी सकता है और पानी में गोता लगाकर सबमरीन की तरह काम भी कर सकता है।
अब यहाँ पर निस्संदेह आपके मन में इसके लिए जानने की रुचि जरूर होगी कि ये ड्रोन और क्या क्या कर सकता है। देखिए, ये ड्रोन हवा में उड़ान भर भर के जो रिकॉनेसेंस मिशन है, दूसरे मिशन है, उनको एग्जीक्यूट कर सकता है और समुद्र में डाइव लगाकर अंडर वाटर क्या चल रहा है उसकी जानकारी देगा और फिर से पानी से निकलकर ये दोबारा उड़ान भर सकता है। यानी हवा और पानी के बीच में जो सीमलेस ट्रांजिशन है वो करने में ये ड्रोन सक्षम है। बाकी ये प्लेटफॉर्म जो है बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ भी आता है। इसकी पेलोड क्षमता तकरीबन 10 किलोग्राम की है और इसकी रेंज तकरीबन 175 नॉटिकल माइल्स यानी 145 किलोमीटर के आसपास है। वहीं अगर हम एंड्योरेंस टाइम की बात करें तो इसका एंड्योरेंस टाइम तकरीबन 5 घंटे का है और इसमें अलग अलग जो सेंसर्स है वो लगाए जा सकते हैं, जैसे कि इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस मिशन के हिसाब से इसमें सेंसर लगाए जा सकते हैं। और अंडर वाटर ऑपरेशंस के लिए इसमें जो सोनार सिस्टम है और अकॉस्टिक सेंसर्स हैं ये भी लगाए जा सकते हैं और इनकी मदद से ये पानी के नीचे की जो गतिविधियां हैं उनको पकड़ सकता है। अब सवाल ये उठता है कि ये इतने महत्वपूर्ण क्यों है और इस समय हम इस पर चर्चा क्यों कर रहे हैं। देखिए, सामान्य ड्रोन की कुछ सीमाएं होती हैं। सामान्य ड्रोन जो है वो पानी में नहीं जा सकता और इसके अलावा वो केवल हवा में काम कर सकता है। और वहीं जो अंडर वाटर ड्रोन होते हैं ये उड़ नहीं सकते और ये केवल पानी में काम कर सकते हैं। लेकिन अवतार ने इन दोनों समस्याओं का निवारण कर दिया है। अवतार ड्रोन इन दोनों कमियों को दूर कर सकता है, यानी कि ये मल्टी डोमेन ड्रोन बन जाता है जो कि पानी में गोता भी लगाएगा और हवा में उड़ान भी भरेगा। अब अगर हम इसके डिफेंस यूज़ की बात करें तो भविष्य में इसको डिफेंस यूज़ में लाया जा सकता है, जैसे कि मैरीटाइम सर्विलेंस हो गया, एंटी सबमरीन ऑपरेशंस हो गए, कोस्टल सिक्योरिटी हो गई या फिर नेवल रिकॉनेसेंस मिशन हो गए। उनमें इनका यूज़ किया जा सकता है जहां पर दुश्मन की सबमरीन और जहाज़ों की निगरानी करने की जिम्मेदारी इनके कंधे पर होगी। और यही कारण है कि भारतीय नौसेना भी इस प्रोजेक्ट में अपनी जो रुचि है वो दिखा रही है। अब अगर हम ट्रायल की स्थिति की बात करें तो अभी जो पूल ट्रायल्स हैं वो सफल हुए हैं। ड्रोन ने एयर वाटर ट्रांजिशन सफलतापूर्वक दिखाया है और अभी इसके जो ओपन सी ट्रायल्स हैं ये होने बाकी हैं। और जो ओपन सी ट्रायल यानी समुद्री ट्रायल हैं उसमें जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा अच्छे से हमें देखने को मिलेंगी, ताकि ये समुद्र की लहरों और मौसम के बीच में काम कर सके। ये चीज़ इसको साबित करना होगा। अब इसको किसने बनाया है, मैंने पहले बता दिया कि भारत का एक स्टार्टअप जिसका नाम एक्वा एयरएक्स है उसके तरफ से इनको बनाया गया है और यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को फिलहाल जो आइडेक्स है उससे समर्थन मिला है। अब देखना ये है कि अपने बाकी के ट्रायल्स कैसा पूरा करता है। यानी आसान शब्दों में बात करें तो अवतार एक ऐसा भारतीय ड्रोन है जो हमारे ड्रोन वॉरफेयर को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकता है। यानी एक ही ड्रोन से हम एरियल सर्विलेंस भी कर सकते हैं और पानी में निगरानी भी कर सकते हैं। और आपको बता दें कि इस समय भारत की बहुत सारी कंपनियां हैं जो ड्रोन के क्षेत्र में इनोवेशन लगातार कर रही हैं और बीतते समय के साथ हमें उनके जो इनोवेशन है वो देखने को मिलेंगे भी। तो स्पष्ट है कि भारत की ड्रोन टेक्नोलॉजी दिन दुगना और रात चौगुना डेवलप हो रही है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आप अवतार ड्रोन को लेकर क्या हतप्रभ हैं या अवतार ड्रोन के भविष्य को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें अवश्य बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।